नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का पार्ट कर रहे थे। पर्यावरण पारिस्थितिकी किसी भी एग्जाम के लिए एक अहम सब्जेक्ट रखता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। टेट, सीटेट या पेट में, टेट वगैरह में तो लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं। पेट में भी 2 से 3 क्वेश्चंस, और जो भी विभिन्न परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा के लिए 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 5 से 10 भी आते हैं, 15 क्वेश्चंस भी आते हैं। उन सब में इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा एक भाग होता है कि इंस्टीट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं आज उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन को कवर करेंगे, और उसमें उस भाग में हम जो भी क्वेश्चंस होंगे इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हों, वीडियो अच्छे लगते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे और आप अपने इस भाग को, पर्यावरण पारिस्थितिकी के भाग को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो आता है सतत विकास या धारणीय विकास। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सतत विकास है क्या। तो सतत विकास का जो अर्थ होता है, धारणीय विकास का जो अर्थ है, ये है कि इसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब कि विकास की यह वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ये ध्यान में रखा जाता है। तो जो इसका एक मेन अर्थ अगर आप समझें तो धारणीय विकास क्या कहता है कि वो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम उपयोग तो उस अनुसार सुनिश्चित करें कि जो आने वाली पीढ़ी हो उनके लिए वो संसाधन का संरक्षण रह सके। ठीक है, मतलब युक्त ढंग से या न्याय संगत उपयोग हम उस प्राकृतिक संसाधनों का करें और उनके संरक्षण और प्रबंधन पर कार्य करें। वही क्या है, धारणीय विकास है। ठीक है, अगर इसकी जो व्याख्या थी धारणीय विकास की, तो 1987 में, कब, 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED जो इसको बोला जाता है, इसने क्या किया, इसने एक अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट किस नाम से थी? रिपोर्ट इसने दी अपनी एक आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। इसने आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, और इस रिपोर्ट में इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, धारणीय विकास की बात की, जिसको आगे वर्ष 1922 में आयोजित जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है उसमें एजेंडा 21 में इसको शामिल किया जाता है और इसका पूर्ण समर्थन किया जाता है। और इसके आगे फिर जब जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया जाता है तो सतत विकास को किस प्रकार से कार्यान्वयन किया जाए इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। इन लक्ष्यों को देखभाल करने के लिए वर्तमान में लगभग 2022 में जब रियो +20 कह सकते हैं, जब 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसके जब 20 साल पूरे होते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, जो भी 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे उनकी जो युक्त ढंग से उनके गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समय सीमा रखी थी 2030, उसमें किस प्रकार से प्रगति हो रही है, उस प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों को जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया। ठीक है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है या कौन से पहले नंबर पर है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया ये यहीं से आया। ये किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन सभी जो 17 विकास लक्ष्य थे
SDG के, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश कौन से प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में वो कितना सफल हैं, इसका जो एक आकलन किया जाता है वो SDG के माध्यम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है। अगर वो 17 जो धारणीय विकास थे उनको अगर देखा जाए तो कि कौन कौन से 17 धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो वो हैं, एक तो आ जाता है गरीबी की समाप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 17 डेवलपमेंट गोल याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि इस बार के भी PCS में क्वेश्चंस पूछा गया था, पीछे से उठा के पूछ लिया था, 13, 14, 15 के बारे में पूछ लिया था, आगे भी पूछा जा रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि छठा धारणीय विकास क्या है, 7वां धारणीय विकास क्या है। तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। पहला क्या है, गरीबी की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा गुणवत्तापरक शिक्षा। अगर हम इसको याद करने के एक ट्रिक के आधार पर देखें कि हम इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, अगर उसके आधार पर हम देखा जाए तो याद इसको किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। कैसे कि जो शुरू के 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होंगे, ये होंगे सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। गरीबी की समाप्ति करना है, भूखमरी, भाई गरीबी समाप्त होगा तो सीधी सी बात है भूखमरी समाप्त होगी, गरीबी को समाप्त करने के लिए भूखमरी समाप्त करना पड़ेगा, और भूखमरी और गरीबी समाप्त होगी तो लोगों के में सबसे बड़ी जो व्यवस्था होती है उनके स्वास्थ्य और आरोग्यता को लेकर उसको समाप्त करना पड़ेगा। और ये सब समाप्त कब होंगे, जब उनको गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो सामाजिक की बात होती है वो 4 ये विकास लक्ष्य थे, ठीक है। 5वां जल एवं स्वच्छता, किफ़ायती एवं स्वास्थ्य ऊर्जा, छठा उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। तो जल एवं स्वच्छता और ऊर्जा को हम दूसरे मतलब 5 और 6 में रखते हैं। तीसरा अगर आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानताओं में कमी, संवहनी, शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, ये उसकी आर्थिक क्रियाविधि को समझते हैं। और उसके बाद एक जो सुरक्षा क्या नाम है, जैविक सुरक्षा की क्रियाविधि है, सामाजिक सुरक्षा की क्रिया, पर्यावरणीय सुरक्षा की क्रियाविधि है, उसमें जलवायु कार्यवाही 13वां, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, इन सुरक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई जाए, और 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारी क्या है। तो हमको याद होना चाहिए कौन कौन से, गरीबी की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, ऐसे इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिखाए गए हैं ये हैं, पहला शून्य गरीबी, गरीबी को शून्य के स्तर पर ले आना है, ठीक है। शून्य भूखमरी, भूखमरी को शून्य के स्तर पर ले आना है। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापरक शिक्षा, चौथा। 5वां लैंगिक समानता की बात करता है। छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। 7वां सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली की बात करता है। 8वां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करता है। 9वां उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं की बात करता है। 10वां असमानताओं की कमी की बात करता है। 11वां संवहनीय शहर एवं समुदाय की बात करता है। 12वां उपभोग और उत्पादन की बात करता है। 13वां जलवायु कार्यवाही की बात करता है। 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा। 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा। 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17वां लक्ष्य और हेतु भागीदारी, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के ही माध्यम से हम सतत विकास लक्ष्य में कौन सा देश कितना प्रगति कर रहा है इसका हम मापन करते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जहां 2021 में भारत का रैंकिंग 2120 थी, वहीं वर्तमान में भारत की जो रैंकिंग है वो एक स्थान नीचे गिरकर 121वें स्थान पर आ गया है। और पहले स्थान की बात की जाए तो फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर नॉर्वे। तो 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है SDG में, तो SDGI में भारत की रैंकिंग है 121, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे इनको हम देख लेते हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में जो पहला नाम आता है वो आता है IUCN का। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है, ठीक है। ये एक ऐसी संस्था थी जिसका गठन किया गया 1948 में और इसका मुख्यालय स्थापित किया गया स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ठीक है। ये क्या करती है भाई साहब? ये करती ये है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, किंतु उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक के रूप में आधिकारिक दर्जा प्राप्त करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन से कि IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है कि नहीं है, तो इसका अंग तो नहीं है, लेकिन उसका एक पर्यवेक्षक के रूप में ये आधिकारिक दर्जा प्राप्त करता है। ये संगठन के अगर कार्य को देखा जाए तो यह संगठन 1964 से ही संकटग्रस्त जो प्रजातियां हों उनके लिए एक रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक है। ये जो रेड डाटा बुक जारी करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर इनके फ़ायदों को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो जैव विविधता, जो भी संकटग्रस्त के महत्व के लिए लोगों में एक जागरूकता प्रदान करना कि कौन इस रेड डाटा बुक में जो 6 आयाम दिए जाते हैं कि कौन सी स्पीसीज जो है वो संकटग्रस्त है, कौन सा विलुप्त प्राय है, कौन सा विलुप्त हो गया है। इन सब के लिए जब ये डाटा बुक जारी किया जाता है तो जो जैव विविधता के संरक्षण की बात होती है उसके लिए लोगों में एक जागरूकता पैदा होती है और जो संकटापन्न प्रजातियों हैं उनकी हम पहचान कर लेते हैं और उनके विकास के लिए हम आगे काम करते हैं। जैव विविधता की ह्रास की जो लिखित सूची का हम निर्माण कर लेते हैं जिससे लोगों को इससे अवगत करा सकते हैं और स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों को हम निर्देशन कर सकते हैं। ये इसके फ़ायदे हैं रेड डाटा बुक जारी करने के, ठीक है। अगर इसके अनुसार देखा जाए, रेड डाटा बुक के अनुसार देखा जाए तो कोई भी प्रजाति तभी लुप्त मानी जाती है जब वो अपने प्राकृतिक आवास से कितने 50 वर्ष से न देखी गई हो। ये बहुत बार पूछा है कि कोई भी प्रजाति को हम लुप्त कब मानेंगे, वो हमको विलुप्त तभी मानते हैं जब 50 वर्ष से न देखी गई। और भारत में कोई प्रजाति विलुप्त थी तो वो थी चीता। चीता भारत में विलुप्त की श्रेणी में था, लेकिन हाल ही में चीता को नामीबिया से इंपोर्ट किया गया है, लाया गया है और मध्य प्रदेश में रखा गया है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में की जाती है। क्यों? क्योंकि IUCN जो कार्य करता है उसके लिए जो फंड की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, एक सहायक संगठन के रूप में इस विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कराता है और इसका जो मुख्यालय है वहीं IUCN का जहाँ मुख्यालय था स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ही इसका मुख्यालय। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये कौन सा है? जॉइंट पांडा है। ये क्वेश्चन इस बार के PCS में पूछा गया था कि विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक चिन्ह में क्या है, तो ये कहा क्या है? जॉइंट पांडा है। ये देखिए पांडे की आकृति है, तो ये जॉइंट पांडा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो विलुप्त प्राय जीवों के आवास का प्रबंधन और संरक्षण करना, संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना, संरचना संबंधित शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रसार और वैश्विक स्तर पर वन्य जीव प्रबंधन हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना आदि इसके जो कार्य थे, ठीक है। तो विश्व वन्य जीव कोष कब बना? ये बना 1961 में IUCN के सहायक संगठन के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन की। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया जाता है, ठीक है। 5 जून 1972 का दिन था जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 172 देशों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें वो लोग भाग लिए। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के गठन का निर्णय लिया गया। 5 जून 1972 की ये प्रोग्राम होने के कारण ही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाने जाने का निर्णय लिया गया और सभी देशों को, जो भी देश हैं, जो भी उसमें प्रतिभागी देश थे, उनको ये एक सलाह दी गई वो जाएं अपने अपने यहाँ पर्यावरण विभाग के गठन करें और जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ करें। इस प्रकार की सलाह दी गई। तो पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु इसने एक 26 सूत्रीय घोषणा पत्र भी तैयार किया, ठीक है। कितने सूत्री? 26 सूत्री। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब होता? 1972 में। इसी की परिणति थी कि भारत ने
जब जीव जंतुओं वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम की बात आई तो भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। ये स्टॉकहोम पर्यावरण शिखर सम्मेलन की ही परिणति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कब बना, 1972 में इसको बनाने की बात की गई। इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो नैरोबी केन्या में। ये काफ़ी बार पूछा गया यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है नैरोबी केन्या में। IUCN और WEF का कहाँ था, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, इस संगठन का जो उद्देश्य था कि जो भी सदस्य देश हैं उनके जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने वाले जो प्रदूषण हैं, उनकी भूमि की गुणवत्ता में गिरावट तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में जो प्रसार को रोकने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया। और इसका जो मुख्य कार्य था, सदस्य देशों की सरकारों को तकनीकी, कानूनी और संस्थागत परामर्श उपलब्ध कराना। जो भी सदस्य देश हैं उनको ये तकनीकी सहायता प्रदान करता है, कानूनी सहायता प्रदान कराता है और संस्थागत परामर्श उपलब्ध कराता है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर सुरक्षित प्रौद्योगिकी जानकारी के लिए जो आदान प्रदान की व्यवस्था है वो भी ये करता है कि आपको पर्यावरण की सुरक्षा में जो भी प्रौद्योगिकियों की जानकारी हो आप उसको साझा कर सकते हैं। तो पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों को हम जागरूक कैसे करें, ये इसमें भी काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रणाली में पर्यावरण गतिविधियों को ये बढ़ावा देता है कि किसी भी देश में पर्यावरण की गतिविधियों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। ये पर्यावरण की मॉनिटरिंग भी करता है और पूर्व चेतावनी आदि देता है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार एक दिया जाता है पर्यावरण के संदर्भ में। इसको कौन देता है, यूएनईपी देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, जिसको कहते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यूएनईपी के द्वारा ये WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी ने दोनों मिलकर क्या बनाया, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। ठीक है, ये क्या करता है, ये है कि जो भी जलवायु परिवर्तन के कारण धरती पृथ्वी पर उनके निवासियों पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है इसका ये अध्ययन करेगा और अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाएगा। और रिपोर्ट किसको सौंपेगा, ये संयुक्त राष्ट्र को अपना एक रिपोर्ट ये बना करके सौंप देता है। बस इसका इतना ही काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1988 में। संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत संगठन, इसकी स्थापना 2009 में की। इसकी संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत संगठन की जो स्थापना थी, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत संगठन की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसको 1992 में मानवीय सहायता कार्य विभाग के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण संबंधी जो आपातकाल तथा प्रौद्योगिकियों दुर्घटनाओं की पूर्व सूचना या आशंका की स्थितियों का जायजा लेता है तथा इन स्थितियों से निपटने हेतु जो मानवीय, वैयक्तिक तथा संभरण तंत्र के साधनों को तेजी से उपयोग किया जा सके उसके लिए ये प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1971 में। ठीक है, या आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की स्थापना कब हुई थी, इसकी 2009 में की गई थी। ये है क्या, ये जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित जो छोटे छोटे देश हैं ये उनका एक संगठन है। उन सारे छोटे छोटे देश मतलब जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ऐसे अनेक सारे छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, जो द्वीपीय देश होते हैं उन सबका ये एक संगठन है। ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ठीक है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। होता क्या है कि
वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के जो नेता थे वो कहाँ, ब्राज़ील शहर था, ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पे एकत्र हुए और पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का एक संकल्प लिया गया था। 1900 इसमें जो टोटल देश शामिल हुए थे 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। ठीक है, तो इसकी जो ये कार्यक्रम हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था 1992 में। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण का विकास सम्मेलन था। ठीक है, इसमें टोटल कितने प्रतिनिधि देश भाग लिए थे? 172 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था। यह पर्यावरण संरक्षण और विकास पर अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के पर्यावरण विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, जो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में दो चीज़ों का गठन हुआ। एक तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ और दूसरा गठन हुआ GEF भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और UNFCCC का गठन इसके पृथ्वी शिखर सम्मेलन की परिणति थी। इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 जो धारणीय विकास से संबंधित था उसको शामिल किया गया, जिसमें 17 लक्ष्य थे जिसको हमने पीछे कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर UNFCCC जो इसमें बना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय ये संधि थी। यह संधि 1992 के रियो डी जेनेरियो के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में अस्तित्व में आई। यह जो UNFCCC है इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक ताप के दुष्प्रभाव को मानव जीवन की सुरक्षा करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिए किया गया। ठीक है, ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा वास्तव में थी क्या कि जो भी संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र था उसकी जो स्थलीय युवा जलीय को संरक्षित करने में जो अपनी भूमिका निभाना था उसके लिए जो भी कार्यवाही थी उसको करने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा को बनाया गया था। ये क्या था कि ये एक अल्प विकसित देशों को जो भी हैं उनको अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता था ताकि उन देशों को उनके जो नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो तैयारी कर रहे हैं उसके क्रियान्वयन में उनको सहायता मिल सके। ठीक है, ये एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये फंड ऑर्गेनाइज करता था, फंड प्रोवाइड कराता था। ठीक है, ये क्या करता था कि ये जो भी कन्वेंशन होते थे जैव विविधता पर अभिसमय हो गया, चाहे वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय हो गया, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय हो गया, या स्थलीय जीवों प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय हो गया, या पाराए पर मिनीमाता अभिसमय हो गया, इन सब के लिए जो वित्तीय क्रियाविधि में है ये कार्य करता था। तो ये वित्तीय क्रियाविधि के लिए भी ये एक कार्य करता था। ठीक है, जो GEF था, GEF का जो परिषद देश था इसके में जो 18 एजेंसियां थी, उन 18 एजेंसियों में UNDP था, UNEP था, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, AFD है, EBRD है, FAO है, मतलब ऐसे करके टोटल 18 संस्थाएं जो इसका प्रतिनिधित्व करती हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा का। ये करता क्या है, ये वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार है। ये लोगों को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह देता है। ये उसके लिए अनुसंधान नहीं करता है, इस बात को याद रखना है। ये अनुसंधान का काम नहीं करता है, ये तकनीकी सलाह देता है। ठीक है, जो भी अभिसमय होते हैं उन सब के लिए जो फंड रिलीज करने की बात होती है, खास करके जो अल्प विकसित देश हैं
उन सब के लिए ये विकास के क्षेत्रों में काम करने के लिए पर्यावरण से रिलेटेड के लिए फंड की भी व्यवस्था कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल की। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सभी ग्रीन हाउस गैसों के निकास से संबंधित इसको एक प्रोटोकॉल बनाया गया। हुआ क्या कि जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कंप्लीट हुआ तो उसके 5 साल बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल आया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में इसकी एक बैठक हुई। उसी को हमने क्या कह दिया? क्योटो प्रोटोकॉल। किसकी बैठक हुई? UNFCCC की बैठक हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि यह प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों को निकास को कम करने से संबंधित है। तो ये प्रोटोकॉल कानूनी बाध्यकारी समझौता है। कानूनी बाध्यकारी कैसे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होंगे उनको कहा गया कि ये 1990 के स्तर पर ले आएंगे और ये एक बाध्यकारी होगा, उनको ले आना ही पड़ेगा। इसके उत्सर्जन के लिए उन्होंने जो वर्ष रखा वो 2008 से 2012 तक रखा कि 2008 से 2012 तक आप 5.2% की कटौती का प्रावधान करेंगे। और ये प्रावधान कौन करेगा? ये प्रावधान करेंगे एनेक्स फर्स्ट में शामिल जो विकसित देश हैं उनके लिए कहा गया कि आप जो कार्बन उत्सर्जन को है 1990 के स्तर पर ले आएँ और 2012 तक 2008 से 2012 तक आप 5.2% की कटौती करने का आप प्रावधान करेंगे। ठीक है, और ये जो इनेक्स फर्स्ट में शामिल कौन कौन से देश होंगे? ये विकसित देश होंगे और यूरोपीय संघ के शामिल जो भी देश हैं। इस प्रोटोकॉल के अनुसार विकसित देशों को 6 प्रथम ग्रीन हाउस गैसें, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन में कटौती करनी थी। ये 6 ग्रीन हाउस गैसों पे। क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स 1 में शामिल विकसित देशों को उत्सर्जन में कटौती है तो 3 मैकेनिज्म का एक विकल्प प्रदान करता है। वो कौन कौन से मैकेनिज्म थे? अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के माध्यम से वो कटौती कर सकता है, स्वच्छ विकास तंत्र के माध्यम से कटौती कर सकता है और संयुक्त क्रियान्वयन के माध्यम से कटौती कर सकता है। तो 16 फरवरी 2005 को भारत ने भी क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कर लिया था। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, अमेरिका एकमात्र विकसित देश है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया। किसने? अमेरिका ने। और कनाडा 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया। क्योटो संधि के अनुपालन के क्रम में न्यूजीलैंड ने मई 2005 में कार्बन टैक्स का प्रावधान किया। ठीक है, अगर इसके गठन की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCC का जब 5 साल UNFCC के पूरे होते हैं तो 5 साल में जापान के क्योटो में एक बैठक बुलाई जाती है क्योटो प्रोटोकॉल। उसमें होता यह है कि लगातार बढ़ रहे जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी भूमंडलीय ताप बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें किस प्रकार से कटौती किया जाए इसकी बात हुई, इसकी चर्चा हुई और एक कानूनी कार्यवाही बाध्यकारी बनाया गया कि जो भी विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने लगातार औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जो मशीनरी के माध्यम से जो भी पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है वो अपनी इसमें कटौती करेंगे। और ये निर्धारित किया गया कि 2008 से लेकर 2012 के बीच में 5.2% की आपको कटौती करनी है। तो इनको 3 विकल्प दिया गया कि आप CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से भी आप अपनी कटौती कर सकते थे। तो CDM क्या था? CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये था कि कोई भी जो देश था, विकसित देश था, वो क्या कर सकता था कि जो विकासशील देश थे वहाँ पे वो क्या करता है, वनीकरण, कार्बन सिंक आदि के माध्यम से कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं लाता। उन परियोजनाओं के माध्यम से जो भी कार्बन
न्यूनीकरण होता उन सब की को वो कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से खरीद लेता और अपने कटौती को बढ़ा लेता। तो ये एक सीडीएम की एक परियोजना बनाई गई थी। तो ग्लोबल वार्मिंग को कमी करने के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक ऐसी प्रणाली थी जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आती है और इसके अंतर्गत वनीकरण और कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजना आदि आती है। ठीक है, तो ये कार्बन सीडीएम के माध्यम से कौन करता था? ये एनेक्स फर्स्ट में शामिल देश थे, जो कि गैर एनेक्स फर्स्ट में देश जो भी शामिल थे, विकासशील देश थे, वहाँ पे इस प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से ये करते थे। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो होता क्या था कि जो यूएनसीसी के अंतर्गत जो भी एनेक्स फर्स्ट के जो विकसित देश थे वो करते ये थे कि गैर एनेक्स देश में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते थे, कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते थे। ये कार्बन क्रेडिट का उपयोग वो विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते थे। तो स्पष्टतः ये कहा जा सकता है कि ये परियोजनाएं एनेक्स फर्स्ट के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को कहाँ पे कार्यान्वित किया जाता है? वो गैर एनेक्स फर्स्ट देश में ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। ठीक है, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। CDM के बारे में हमने अभी इसी के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन टैक्स की बात होती है तो इस ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल के बाद होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो विभिन्न देश थे उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया। तो ऊर्जा स्रोतों पर लगाए जाने वाला कर जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, यह प्रदूषण का एक उदाहरण है। अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड तथा नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रति करण हेतु कार्बन टैक्स लगाया। तो पहली बार किसने कार्बन टैक्स लगाया था? तो लगाया था न्यूजीलैंड ने। कब लगाया? ये लगाया 2005 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। वन कार्बन भागीदारी, यह विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकार, व्यवसायियों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन किया गया था वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से ये ले आया गया। ठीक है, यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराता है, परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों, संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं कराती है। ठीक है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, यह एक बहुपक्षीय कोष है जिनका प्रबंधन कौन करता है? विश्व बैंक करता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम कितने? 135 मिलियन डॉलर, यूके ने लगभग 120 मिलियन डॉलर तथा अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर के प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह कोष स्थलीय क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। ठीक है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में इसे स्थापित किया गया। इसे कब स्थापित किया गया? 2007 में। यह अपने लक्ष्य को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। यह करता क्या है कि यह विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जो भी जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी होती है उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ये इसमें शामिल करता है। ठीक है, ये यूरोपीय जो देश थे उन्होंने देखा कि जो विकासशील देश हैं उनके पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ होंगी, जो भी नीतियाँ होंगी, जो भी उनके बजट होंगे, उनमें जो वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात करती कि ताकि यूरोपीय संघ में शामिल देश इन विकासशील देशों के संपर्क में को अच्छे से प्रगाढ़ बना सकें और वहाँ पे अपनी स्थितियों को सुदृढ़ बना सकें। ठीक है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया जाता है।
ये भी वही 1997 के बाद यूएनएफसीसी का जो 5 साल बाद जो शिखर सम्मेलन होता है वो जोहान्सबर्ग में होता है, तो इसको कहा गया जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में सतत विकास पर विशेष रूप से आयोजित ये शिखर सम्मेलन था एसडीजी पर। इस सम्मेलन में 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के लिए गए निर्णयों की व्यापक समीक्षा की गई। ठीक है, इस सम्मेलन में वर्ष 2000 में स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के लक्ष्यों को तथा विकासशील राष्ट्रों के लिए मार्च 2002 के मोंटेरा घोषणा पत्र में स्वीकृत आधिकारिक विकास सहायता को प्राप्त करने की घोषणा की गई। जैव विविधता को बनाए रखने एवं प्रजाति विनाश की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2015 में इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाली शिखर सम्मेलन कब होता है? 2007 में होता है। होता क्या है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में वही यूएनएफसीसी का 5 साल बाद, मतलब टोटल 15 साल बाद शिखर सम्मेलन होता है बाली में। ठीक है, इस सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे पहले 172 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, अब 190 देश इसमें शामिल हुए, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि 2012 में जो समाप्त हो रहे क्योटो प्रोटोकॉल था, जो प्रतिबद्धता थी विकसित देशों के लिए, एनेक्स फर्स्ट में शामिल जो भी देश थे, कि उनको 2008 से 2012 तक अपने उत्सर्जन में, कार्बन उत्सर्जन में 5.2% की कमी करनी थी, जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को माध्यम से विकसित देशों में, चाहे वो जीसीडी के माध्यम से हो, उसका जो कार्यान्वयन कर रहे थे, उत्सर्जन क्षमता को कम कर रहे थे, अपनी कार्बन क्रेडिट को बढ़ा रहे थे, वो अगर समाप्त हो रही थी तो उस क्योटो प्रोटोकॉल की संधि के बारे में विचार किया गया और इसमें जो प्रोटोकॉल से आगे की रणनीति और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के मामले में जो विश्वव्यापी सहमति कायम करने पर बल दिया गया। ठीक है, ये बाली सम्मेलन में हुआ। रियो +20 सम्मेलन ये होता है 20 से 22 जून 2012 को। होता क्या है कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन था उसको 20 वर्ष होने पर रियो +20 जैसा नाम दिया गया, क्योंकि 1992 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इस सम्मेलन में होता क्या है कि जो भी वैश्विक नेता हैं उनके द्वारा द फ्यूचर वी वांट शीर्षक से एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। द फ्यूचर वी वांट की घोषणा के शीर्षक से इस घोषणा पत्र में कहा जाता है कि जो भी सतत विकास को प्रभावी बनाने के लिए जो विविध कदम उठाए जाने हैं उनका वो निर्णय लिया जाता है कि एसडीजी को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से कदम, और यहीं पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है 2030 तक एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत किया जाए जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति करने में सहायक हो। इस मसौदे से जो भी जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया और इसी सम्मेलन से भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय जो भी चरणबद्ध तरीके से जो भी सम्मेलन हुए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को लेकर के उसको पढ़ा। इसको हम एक समराइज के रूप में पढ़ लेते हैं कि 1972 में होता क्या है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम मानव शिखर सम्मेलन होता है। कब होता है? 1972 में, 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन में किसके गठन की बात की गई? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के गठन की बात की गई और यही का एक प्रणीत थी कि भारत ने 1973 में टाइगर रिजर्व की बात की। ठीक है, टाइगर रिजर्व की घोषणा की। फिर 1979 में ठीक
जो इसकी पहली वैश्विक जलवायु बैठक होती है कब होती है 1979 में, और 1988 में इसकी एक बैठक होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के गठन की बात होती है। तो आईपीसीसी के गठन होता है, वहाँ पे एक क्या नाम है, आईपीसीसी के गठन होने पर होता क्या है कि जलवायु परिवर्तन में होने वाले संगठन के लिए जो भी जलवायु परिवर्तन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उस रिपोर्ट के तैयार करने के बाद उन पर जो भी चिंताएं थी उसकी प्रतिबद्धता को लेकर 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरो शहर में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये आयोजन किसके द्वारा होता है, ये आईएनसी और यूएनएफसीसी जो उसने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के टेक्स्ट इसमें अंगीकृत किए जाते हैं। ठीक है, हमने कहा था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या होता है, वही 1990 में आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और इसमें अंतर सरकारी समझौता आईएनपी की पहली बैठक 1991 में होती है और इसका गठन किया जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में WEP और यूएनएफसीसी का गठन किया जाता है। WEP क्या करता है, ये फंड प्रोवाइड कराता है कोई भी देशों के लिए, जो भी संगठन या मसौदे थे उनके कार्यान्वयन के लिए, जो भी विकसित और अल्प विकसित देश हैं उनमें इस प्रकार के कार्यान्वयन को विकास करने के लिए वो फंड प्रोवाइड कराता है। और वो क्या करता है, वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रोवाइड कराता है, ना कि अनुसंधान करता, अनुसंधान नहीं करता, केवल वो सलाह प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वर्ष 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसको कोप फर्स्ट बोला जाता है। इसकी जो बैठक होती है, पहला बैठक कहाँ होती है, बर्लिन में होती है। 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल अंकित किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा कि क्योटो प्रोटोकॉल में होता क्या है कि जो भी 1992 में पर्यावरण से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी, उसमें एक कानूनी वैध बाध्यकारी एक बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल को कि एक कानूनी बाध्यकारी जो भी इसके सदस्य देश होंगे उनको में जो एनेक्स फर्स्ट मतलब जो भी विकसित देश होंगे उनको 2008 से लेकर के 2012 के बीच अपने कुल कार्बन उत्सर्जन में 5.2% की कमी करने की बात की गई। और उन्होंने इसमें एक रास्ता निकाला गया, जो मैकेनिज्म निकाला गया कि आप किस प्रकार से कार्बन को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए कहा गया कि यदि आप अपने देश में भाई कार्बन को आप यहाँ प्रौद्योगिकी औद्योगिक विस्तार है, अगर आप कार्बन को नहीं कम कर पा रहे हैं तो उसके एवज में आप क्या करें, जो भी अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर आप कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड वन रोपण कराएं, उसके माध्यम से जो भी कार्बन का क्रेडिट होगा उसके आधार पर जो 1 टन कार्बन का उत्सर्जन होगा, 1 टन कार्बन जो एक क्रेडिट मिलता है 1 टन कार्बन उत्सर्जन के कारण जो भी आपने वनारोपण किया है उससे जो भी कार्बन का ख़त्म हो रहा है उसके लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रदान की जाती थी। तो कार्बन क्रेडिट की जो व्यवस्था थी उसके माध्यम से इनको कहा गया कि आपको भाई एक क्रेडिट प्रदान की जाएगी, आप विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कार्यक्रम इन देशों में चलाएं और अपने यहाँ भी आप जो प्रौद्योगिकी कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित कर रही है उनको रिप्लेस करके नई प्रौद्योगिकियाँ जिसमें कार्बन मुक्त प्रौद्योगिकी की बात की गई, इस प्रकार की चीज़ें आई। तो जो पहली प्रतिबद्धता की सीमा निर्धारित की गई वो 2008 से लेकर 2012 तक की निर्धारित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभाव में आया था, इसकी जो आपकी पहली बैठक हुई थी वह वर्ष 2007 में हुई थी। ठीक है, 2000 में माराकस समझौता होता है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु तो विस्तृत नियमों का प्रावधान किया जाता है और इसकी जो पहली बैठक होती है 2008 में होती है। ठीक है, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू होता है, 2005 में लागू होता है और 2008 से लेकर 2012 तक इसकी पहली प्रतिबद्धता होती है। और 2007 में ही बाली में एक रोड मैप तैयार किया जाता है किस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन किया जाना है। 2009 में कोपेनहेगन समझौता होता है। ठीक है, इस समझौते में क्या होता है कि जो भी $100 बिलियन वर्ष 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य बनाया जाता है। वर्ष 2010 में कानकुन समझौता होता है और कानकुन समझौता में ही हरित जलवायु कोष बनाने का सहमत हुई। तो हरित जलवायु कोष कब बना था, 2010 में, 2009 की नीति है। वर्ष 2011 में डरबन में प्लेटफॉर्म होता है और वर्ष 2012 में दोहा वार्ता होता है। इसी
दोहा वार्ता में ही क्योटो प्रोटोकॉल 2000 मतलब द्वितीय चरण 2013 से 2020 के आगे बढ़ने का काम होता है। तो दोहा वार्ता काफ़ी बार पूछा जाता है, कब हुआ था ये? 2012 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब दोहा वार्ता होता है तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को वर्ष 2030 के स्तर पर लाना था, 1930 के स्तर पर ले आना था। उसके लिए 18% घटाने का लक्ष्य रखा गया और वर्ष 2013 में फिर से वर्ष सम्मेलन हुआ जिसको UNREDD प्लस की संस्तुति मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2013 में जब वर्षा सम्मेलन होता है इसमें इसकी संस्तुति मिलती है और 2014 में लीमा वार्ता होता है और तब होता है 2015 में पेरिस समझौता। इस 2015 के पेरिस समझौते में यह निर्णय लिया जाता है कि जो भी औद्योगिकरण से पूर्व के स्तर के वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की वृद्धि ना हो, या 2 डिग्री से कम या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ही वृद्धि की बात की जाती है। और इसी की परिणति फिर उसके बाद होता है मराकस सम्मेलन 2016 में और बान सम्मेलन होता है 2017 में। उसी की परिणति को आगे बढ़ाया जाता है, मसौदा तैयार किया जाता है। कोटविस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 में होता है और उसके बाद होता है मैड्रिड स्पेन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 में। ठीक है, फिर COP26 होता है ग्लासगो 2021 में यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो अभी तक COP21 हो चुका है। COP26 क्लास कहाँ हुआ था? ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये सारे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हमारे चरणबद्ध तरीके से संगठन थे, बैठकें थी, उन सब आयोजन हुआ। हम आगे के जो पार्ट में उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन हो, जो भी कानून बने हैं उसको करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।